नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर है, इसका हम इंडिया जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी के सेक्शन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा गया है, नॉर वेस्टर्स इज द लोकल विंड ऑफ विच कंट्री। नॉर वेस्टर जो है वो किस देश की एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड है। मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि लोकल विंड्स के बारे में जब पूछा जाता है तो नॉर वेस्टर जो है वो न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। न्यूजीलैंड की ये लोकल विंड है एक। देखो, इस तरह के और भी क्वेश्चन जो लोकल विंड के बारे में पूछे गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो पूछ लिया जाता है कि चिनूक कहाँ पर बहती है। चिनूक जो है एक हॉट ड्राई विंड है, ये रॉकीज माउंटेन्स में बहती है, रॉकीज में ये बहती है। और अगर पूछ लिया जाए कि बोरा कहाँ पर बहती है, बोरा भी एक लोकल विंड का टाइप है। बोरा जो है वो हंगरी से बहती हुई पोलैंड की ओर जाती है। ब्लिजार्ड कहाँ पर बहती है, ब्लिजार्ड भी एक लोकल विंड है, ये टुंड्रा रीजन में जो है वो बहती है। ब्लिजार्ड के बारे में याद रखिए। पुरगा, पुरगा मोस्टली पूछी गई है। पुरगा भी, पुरगा जो है वो साइबेरियन रीजन में बहती है, तो साइबेरिया नाम याद रखिएगा कि साइबेरिया में जो है वो पुरगा बहती है। ठीक है, ये 3-4 ही मैंने आपको बताए, इनके नाम याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकल विंड, तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द डीपेस्ट ओशियन, सबसे गहरा जो महासागर है वो कौन सा है। ओशियंस की बात करते हैं तो डीपेस्ट ओशियन पूछा गया है यहाँ पर। सबसे गहरा महासागर जो है वो पैसिफिक ओशियन है। 152 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे गहरा ओशियन है, ये पता चल गया आपको। ओशियंस के बारे में कुछ और भी आपको याद रखना है। पहले तो आपको याद रखना है सबसे गहरा ओशियन, उसके बाद याद रखना है कि दूसरे नंबर पर सबसे गहरा ओशियन कौन सा है। तो दूसरे नंबर पर सबसे गहरा ओशियन जो है वो है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के बारे में याद रखिए। आपको याद रखना है कि सबसे छोटा ओशियन कौन सा है। सबसे छोटा जो ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन है। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन ही जो है वो सबसे बड़ा ओशियन है। ठीक है, ये याद रखना है, सबसे बड़ा भी पैसिफिक है, डीपेस्ट भी पैसिफिक है। आर्कटिक ओशियन जो है वो दूसरे नंबर सबसे छोटा ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन जो है दूसरे नंबर पर सबसे गहरा ओशियन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। इनमें से कौन सा जो है वो डायमंड यानी कि हीरा, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, देश है। डायमंड की बात की जाए कि डायमंड सबसे अधिक कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, ये रशिया में होता है। डायमंड रशिया में सबसे अधिक प्रोड्यूस किया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ से बस आप इतना याद रख लीजिए। रशिया में देखो अभी क्राइसिस भी चले हैं, यूक्रेन को लेकर जो है रशिया का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। तो रशिया की बात करें, कैपिटल कहाँ पर है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को में। मॉस्को रशिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो गई। चाइना की कैपिटल की बात करें तो बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है। बीजिंग चाइना की कैपिटल है। अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल कहाँ पर है, तो साउथ अफ्रीका की जो है वो 3 कैपिटल्स हैं। केप टाउन हो गया, प्रिटोरिया हो गया, और एक है ब्लॉम फॉन्टेन। ब्लॉम फॉन्टेन भी इसकी कैपिटल है। ये 3 राजधानियां इसकी कही जाती हैं। इनमें देखिए जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो कौन सी है, वो है केप टाउन। जुडिशियल कैपिटल है ब्लॉम फॉन्टेन, और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से इन कैपिटल्स को आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया शेयर्स लार्जेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री। तो इंडिया जो है भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा जो है वो साझा करता है। भारत देखो सबसे अधिक सीमा साझा करता है किसके साथ, 154 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे अधिक बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। अभी देखिए, अभी मैं थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। मैप के थ्रू समझिए कि बांग्लादेश जो है वो किस किस इंडियन स्टेट के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, फिर आगे हम बात करेंगे कुछ और। ये पहले आप इंडिया का मैप देखिए। ये जो आपको यहाँ पर व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है आपका बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश जो है वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये किसका एरिया है, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। यहाँ पर जो ऊपर थोड़ा सा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये किसका एरिया है, ये है आपका असम का एरिया। ये असम का एरिया, और ये एरिया किसका है साथ में लग रहा है, जो ये मेघालय का एरिया आता है। यहाँ पर मेघालय का आता है। ये त्रिपुरा है, यहाँ पर त्रिपुरा यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। और यहाँ पर ये मिजोरम है, बांग्लादेश के साथ करता है। तो ये आपको 5 स्पेसिफिक रूप से 5 इंडियन स्टेट याद रखने हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। मैप पर आपने देख लिया कौन कौन से थे। सबसे पहले वेस्ट बंगाल था, फिर असम था, फिर उसके बाद त्रिपुरा था, मेघालय था, मिजोरम था। ये 5 स्टेट आते हैं। बांग्लादेश के साथ जो है वो 4096 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो इंडिया शेयर करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
ये सब हो गया बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 155 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछते हैं विच इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया में पूछा गया है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इनमें से कौन सी है। तो इंडिया में जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वो है अरावली रेंज। ऑप्शन ए अरावली रेंज जो है वो सही आंसर होगा। अगर देखो अरावली माउंटेन रेंज की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान में पड़ती है तो अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी राजस्थान में, गुरु शिखर पीक जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, विंध्या रेंज यहाँ पर दिया गया है, हिमालय रेंज यहाँ पर दिया गया है, सतपुड़ा रेंज यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप जानिए हिमालयन रेंज के बारे में। हिमालयस को जो है वो यंगेस्ट माउंटेन भी कहा जाता है और ये जो है ये फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। हिमालयस को जो है वो अबॉर्ड ऑफ स्नो भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए हिमालय के बारे में। अगर बात करें विंध्या रेंज की, विंध्या माउंटेन रेंज की, तो विंध्या रेंज में जो हाईएस्ट पीक आती है वो है सद्भावना पीक, सद्भावना शिखर आप याद रखिए। और उसी तरह सतपुड़ा रेंज की बात की जाए तो सतपुड़ा रेंज में जो इंपॉर्टेंट पीक आती है कोई, तो वो अमरकांतक जो है वो यहीं पर पड़ता है। इंपॉर्टेंट पीक यहाँ पर पड़ती है। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो भी इसी रेंज में आता है। और महादेव हिल जो है यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। तो ये आप सतपुड़ा के बारे में कुछ क्वेश्चंस याद रखिए कि आप इन 4 रेंजेस के बारे में याद रखिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछते हैं दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो दिग्बोई जो ऑयल रिफाइनरी है वो कौन से स्टेट में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। दिग्बोई रिफाइनरी की बात की जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, ये असम में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, असम में स्थित है। असम के नेशनल पार्क जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो खजरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, यहाँ पर राजीव गांधी या फिर ओरंग नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, मानस नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, नामेरी नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नेशनल पार्क आपको यहाँ के याद रखने हैं। ये 5 के 5 नेशनल पार्क जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इनके बारे में याद रखिए। 157 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछते हैं विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज। तो भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं के साथ डील करती है। देखो नगर पालिकाओं के साथ कौन सा शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जो शेड्यूल नंबर 12 है, शेड्यूल नंबर 12 जो है वो डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज के साथ। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि 12 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 11 की बात करें तो ये पंचायतों के साथ डील करता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 6 की बात करें तो ये स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है। असम हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया आपका, मेघालय होगा आपका, मिजोरम हो गया आपका, इनको ये स्पेशल प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। 9th शेड्यूल की बात करें तो 9th शेड्यूल जो है आपका ये जमींदारी को समाप्त करने से रिलेटेड है, तो ये आप याद रखिए। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज के साथ डील करती है। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज के साथ डील करती है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पंचायतों के साथ डील करती है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पंचायतों के साथ डील करती है। कौन सी आपका जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है लैंग्वेजेस के साथ, भाषाओं के साथ। तो 8th शेड्यूल जो है वो आपका भाषाओं के साथ डील करता है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 8th शेड्यूल में जो है वो कितनी भाषाएं हैं, कितनी लैंग्वेजेस जो है वो 8th शेड्यूल में है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगला है 158 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट मैंडेमस। तो मैंडेमस रिट का जो है वो क्या मतलब है। ये जो परमादेश याचिका है इसका अर्थ होता है वी कमांड। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, वी कमांड यानी कि हम आदेश, ये जो है इसका मतलब होता है। अगर हम बात करें कमांडों की तो देखो आर्टिकल नंबर 32 जो है वो 5 रिट्स प्रोवाइड करवाता है किसको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। ये 5 रिट्स कौन कौन सी है, 5 रिट्स आपको पता होनी चाहिए। पहली तो आ गई मैंडेमस, दूसरी आ गई हैबस कॉर्पस, हैबस कॉर्पस भी एक रिट है। तीसरे नंबर पर आ गई एक प्रोविजन रिट होती है। चौथे नंबर पर आ गई एक सेरिटोरियल रिट होती है, एक होती है क्यू वारंटो रिट। ये 5 टाइप्स की रिट होती हैं, ठीक है। हैबस कॉर्पस का मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड इसका मतलब होता है। अगर आपसे हैबस कॉर्पस का मतलब पूछ लिया जाए तो उसका मतलब होता है टू हैव दी बॉडी, टू हैव दी बॉडी जो है उसका मतलब होता है। 5 रिट्स को याद रखिए। आर्टिकल नंबर 32 किसके साथ डील करता है वो भी आप याद रखिए। ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 159 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं यानी कि पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो कहा जाता है किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, वाइस प्रेसिडेंट इसका सही आंसर हो गया। प्रेजेंट टाइम में जो है वो वेंकैया नायडू जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हुए राज्यसभा के। अगर बात की जाए लोकसभा की, लोकसभा के जो चेयरमैन यानी कि स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो हैं ओम बिरला। ओम बिरला का नाम याद रखिए।
ये 2 क्वेश्चन तो हो गए बेसिक क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ ले जाए कि वाइस प्रेसिडेंट किसी को बनाना हो तो उसके लिए जो है मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा है। मिनिमम क्राइटेरिया कई बार पूछा गया है एग्जाम में। वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि पहला तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा उसकी मिनिमम एज रखी गई है 35 ईयर्स, उसने 35 ईयर एज जो है वो कंप्लीट कर ली हो। तीसरा क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है कि वो उसकी एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य भी बन सके, तो ये तीसरी एलिजिबिलिटी है। चौथी एलिजिबिलिटी इन्होंने ये रखी है कि उसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं किया हो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, किसी भी यूनियन गवर्नमेंट में, तो ये याद रखना है। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो 1952 में जब इलेक्शन हुए थे वाइस प्रेसिडेंट के, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो था ये पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे। दूसरे वाइस प्रेसिडेंट भी यही रहे थे। तीसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट बने थे 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये याद रखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो तीसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट बने थे। प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको बता दिया कि कौन जो है वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस की ओथ होती है, ओथ जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ओथ को कंडक्ट करवाता है, ये भी ध्यान रखना है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कितने सालों के लिए जो है वो ऑफिस होल्ड करता है, तो 5 सालों के लिए जो है ये ऑफिस होल्ड करता है। ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सब आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोलते हैं द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो जीएसटी जो है वो कब लागू हुआ था, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस दिन से जो था ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये आपको पता चल गया। जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जीएसटी की फुल फॉर्म ये आपको याद रखनी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसकी फुल फॉर्म है, बस यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं 161 क्वेश्चन में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन विच ईयर, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। अगर बात की जाए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो था वो कब की गई थी, 161 क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1964 जो है वो सही आंसर है। इस क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 162 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछते हैं पोलियो इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पोलियो जो है वो किसके द्वारा होता है। देखो पोलियो जो है एक वायरस के कारण होता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पोलियो एक वायरस के कारण होता है। अच्छा, पहली जो पोलियो वैक्सीन थी वो किसने इन्वेंट की थी, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन जो था वो किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, तो जॉन साक के द्वारा जो था ये इन्वेंट की गई थी। जॉन साक का नाम याद रखना है आपको। वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष से मनाया जाता है। और वर्ल्ड पोलियो डे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो मनाया जाता है, WHO के द्वारा ये मनाया जाता है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास एंटोनियम यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर स्कम्प का एंटोनियम पूछा गया है, तो अपोजिट मीनिंग इसका क्या होता है, तो इसका अपोजिट मीनिंग होता है रेसिस्ट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रेसिस्ट इसका अपोजिट मीनिंग होता है। 164 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पर पूछते हैं हियरिंग ऑफ हिज मदर्स इलनेस ही एट वंस स्टार्टेड कानपुर, तो यहाँ पर क्या होगा, ही एट वंस, यहाँ पर होगा सी फॉर कानपुर जो है 164 का सही आंसर है। ही फॉर यहाँ पर होगा ही एट वंस स्टार्टेड फॉर कानपुर। अगला है 165 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है ईडीएम का मतलब बताना है। ईडीएम है ऑर्नेस्ट नेस्ट, और नेस्ट क्या होता है, तो 165 का जो है वो ऑप्शन बी एन अनप्लीजेंट सिचुएशन जो है वो सही आंसर होगा। एन अनप्लीजेंट सिचुएशन इसका सही आंसर होगा। आगे 166 क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है अ पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट इज, तो अ पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट को क्या कहते हैं, उसको अपोस्टल कहते हैं। 166 का ऑप्शन बी अपोस्टल जो है वो सही आंसर हो जाएगा, अपोस्टल इसका सही आंसर है। 167 में जो है वो तिरस्कार का संधि विच्छेद पूछा गया है। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, तिरा जमाकार, ऑप्शन सी तिरा जमाकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 168 में देवासुर का समास पूछा गया है। देवासुर में कौन सा समास है, देखो देवासुर में जो है वो द्वंद्व समास आएगा, द्वंद्व समास जो है वो देवासुर में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 169 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछते हैं कि चीता का पर्यायवाची क्या होता है। चीता का पर्यायवाची, चीता का पर्यायवाची क्या होता है, 169 का ऑप्शन डी चित्रक जो है वो इसका पर्यायवाची होता है। चित्रक इसका पर्यायवाची होगा 169 का। 170 है, 170 में क्या पूछते हैं, अस्ति नस्ति में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अस्ति नस्ति में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है दुविधा में पढ़ना। दुविधा में पढ़ना जो है इसका सही अर्थ होगा। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से सर्च कीजिएगा @all exam 31।
आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो हर एक चीज़ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। और आपके लिए जो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो है वो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस की परसेंटेज कितनी है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ऑक्सीजन गैस की परसेंटेज आपको बतानी है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।